Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. We have started the organization of photosynthetic apparatus in our previous lecture. Today we will discuss about organization of photosystem 1 and photosystem 2. Although we will go for the detail of this whole electron transport chain of the photosynthesis mean the Z scheme, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि यार ये होल मशीनरी जो है ये फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है तो अ समरी ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इज गिवन हियर जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिस्टम 2 जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और इसका काम है कि ये प्रोटॉन्स को रिलीज करता है इनटू द ल्यूमन और इसके बाद लाइट को भी ऑब्जॉर्ब करता है और इसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को दे देता है साइटोक्रोम B6F जिसका मैंने आपको बताया था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द PS2 और ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द टू द नेक्स्ट फोटोसिस्टम 1 और इसके साथ साथ इसका एक एडिशनल काम भी है कि इसी जगह पे ये प्रोटॉन्स को भी एडिशनल प्रोटॉन्स को भी ये ल्यूमन में ऐड करता है और इसी तरीके से ज़्यादा ATP की जनरेशन का बायस है PS1 को अगर हम देखते हैं तो इसका जो मेन फंक्शन है वो NADP को रिड्यूस करना है NADPH में और ये काम ये स्ट्रोमा में होता है लेकिन जो इस काम को सर अंजाम देने के लिए एंजाइम्स और प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो PS1 के साथ एसोसिएटेड होती हैं और इसके अलावा आप देख सकते हैं फिफ्थ यू कैन से द सिस्टम ATP सिंथेज एंजाइम जो कि ATP को बनाता है इन द स्ट्रोमा और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये PS1 के साथ ये एसोसिएटेड क्योंकि PS1 के बाद फाइनली जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो यूज़ हो चुके हैं और जितने भी प्रोटॉन हैं वो जनरेट हो चुके हैं इनटू द ल्यूमन या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन जो है वो जनरेट हो चुका होता है और PS जो ATP सिंथेज है अब इस ग्रेडियंट को यूटिलाइज करेगा और ATP की सिंथेसिस करेगा डिटेल जो है कि हर एक फोटो सिस्टम के अंदर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो ये उन्हीं के बारे में ये स्लाइड है कि जिसमें हम बता सकते हैं कि फोटो सिस्टम 1 जिसको हम फोटो सिस्टम 1 भी बोलते हैं PS1 भी बोलते हैं और पिगमेंट सिस्टम 1 भी इसको कहा जाता है इसके अंदर 11 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होती हैं जो कि 1.5 टू 82 किलो डाल्टन्स की रेंज की हो सकती हैं इसके अंदर जैसा कि हम जानते ही हैं इसके नाम से इंडिकेट है कि एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जो कि रिएक्शन सेंटर कहलाता है और इसमें 700 नैनोमीटर की लाइट ऑब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है और इसी वजह से PS1 को P700 भी कहा जाता है इसके अलावा इसमें और भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं अबाउट 200 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स एंटीना के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं 1 साइटोक्रोम F1 पाया जाता है 1 प्लास्टो साइनिन इसके साथ एसोसिएटेड है 2 साइटोक्रोम B6F इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और इसके अलावा जो है B6F में आप B563 भी देख सकते हैं और इसके अलावा फेरिडॉक्सिन भी इसके अंदर मौजूद होती है 2 मॉलिक्यूल पर 1 रिएक्शन सेंटर जो है वो फेरिडॉक्सिन भी PS1 सिस्टम का हिस्सा है PS2 को अगर हम देखते हैं तो इसमें जैसे PS1 में एक रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि 700 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है इसी तरीके से PS2 में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि 680 की लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है और इसके साथ साथ जो है PS2 में 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो सकते हैं स्मॉल अमाउंट में क्लोरोफिल बी इसमें पाया जाता है 50 कैरोटीनॉइड्स जिसमें मेनली ज़ैंथोफिल होते हैं और कम जो है कैरोटीन होती हैं वो पाए जाते हैं 4 प्लास्टोक्यूनिन इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं और 2 साइटोक्रोम B559 रेंज के जो है इसके साथ एसोसिएटेड है इसके अलावा एक क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर के तौर पे काम करता है उसके साथ मैंगनीज भी पाए जाते हैं इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन डोनर जिसको जी कहा जाता है वो भी पाया जाता है और एक्चुअली दिस इलेक्ट्रॉन डोनर नाउ हम जानते हैं कि दिस इज टायरोसिन
टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ T1 प्रोटीन, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि क्यूनन है वो इसमें मौजूद होता है। और इसके क्योंकि हम जानते हैं कि PS2 के जो है ये एसोसिएटेड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के साथ, तो वाटर को स्प्लिट करने के लिए क्लोराइड और मैंगनीज और इसके साथ आप कह लें कि कैल्शियम, वो भी PS2 के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। बाद में हम इसके स्ट्रक्चर को भी डिटेल से देखेंगे जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ें। In this diagram, the schematic diagram of a reaction center core of monomeric photosystem 2 is shown. Here you can see the D1 and D2 proteins binds most of the cofactors involved in the charge separation and electron transport. Electrons are transferred from P680, the reaction center, to the pheophytin, and subsequently to two plastoquinone, QA and QB. The non-heme iron does not have a direct role in electron transfer. Non-heme iron, it does not have a direct role in the electron transfer. P680 is again reduced by Z, which I told you is a tyrosine residue in the D1. मतलब D1 की प्रोटीन में जो टायरोसिन रेजिड्यू है वो एज Z यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है। और tyrosine, it's a subunit, means Z is a subunit of T1 protein, and also indicated is the here is the oxidation of water. तो ये जो सारा कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एसोसिएटेड ऑक्सीडेशन वाटर कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर आप मैंगनीज का क्लस्टर देख सकते हैं, और इसके जो कि बाउंड है ल्यूमिनल साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो हिस्सा इस पूरी कॉम्प्लेक्स का जो कि लाइट की तरफ है, लाइट जिसके ऊपर डायरेक्टली इम्पेंज कर रही है, एंड स्टेबलाइजेस बाय अ पेरिफेरल प्रोटीन, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होता है बाय अ पेरिफेरल प्रोटीन PSBO, जिसको यहाँ पे MSP से रिप्रेजेंट किया गया है। ऑक्सीडेशन सिस्टम का काम जो है वो वाटर के मालिक्यूल को स्प्लिट करना है और ऑक्सीजन को लिबरेट करवाना है, और 4 हाइड्रोजन आयन जो इसमें लिबरेट होते हैं वो ल्यूमन में चले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ T1 प्रोटीन जो है वो ले लेता है, और उसके बाद फिर ये ट्रांसफर करता है टू द रिएक्शन सेंटर P680 जो कि क्लोरोफिल का मालिक्यूल है, और ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन को दे देगा और फर्दर जी स्कीम जो है वो चलेगी, और यही क्लोरोफिल जो है ये डायरेक्टली जो है लाइट को ऑब्जॉर्व करने का भी बायस है। इसके अलावा PS2 की जो और प्रोटीन्स दिखाई गई हैं उनमें CP43 एंड CP47 है। CP स्टैंड्स फॉर क्लोरोफिल बाइंडिंग प्रोटीन्स, क्लोरोफिल ए बाइंडिंग कोर एंटीना प्रोटीन्स हैं ये दो तरह की। D1 इज को कहा जाता है कि दिस इज मोर ससेप्टेबल टू फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड अंडरगो एक्टिव टर्नओवर, ये बनती भी रहती है और डैमेज भी होती रहती है, तो इसकी डी नोवो सिंथेसिस भी होती रहती है, और इसका रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो भी मौजूद है, जो कि लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। In this diagram, I just wanted to explain that photosystem 2 is involved in the production of oxygen. So the bubbles here are showing that oxygen is constantly being released by the photosystem 2. Structure of PS1, as in the previous slide we have explained the schematic model of photosystem 2 reaction center and their associated proteins. Just like that ये schematic diagram है PS1 की, जो कि हर प्लांट्स पी प्लांट्स में से उसको देख के जो है schematic diagram जो ड्रॉ की गई है। कंपोनेंट्स जो है PS1 रिएक्शन सेंटर के, these are organized in around two major proteins. One is PSAA and the other one is PSAB. This one PSAA and PSAB. इनमें देखा गया कि about 100 core antenna chlorophyll molecules are bound to these two major proteins, and major minor proteins along with these minor proteins are also present, which are designated as PSAC to PSAN.
मीन्स कि ये जो आपको कैपिटल लेटर्स नज़र आ रहे हैं, DEKJFNHGIL, ये सारी इसकी माइनर प्रोटीन्स को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी पोजीशन और उनकी जो है लोकेशन वो क्या है अलोंग अलोंग द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1। इनमें से कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती हैं फॉर द सोलेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसा कि हम जानते हैं कि PS1 जो है इसको इलेक्ट्रॉन जो डिलीवर करता है दैट इज प्लास्टोसाइन, दैट इज सोलेबल प्रोटीन, और ये इसको बाइंडिंग साइट जो है ये दिस माइनर प्रोटीन द एफ प्रोटीन इज प्रोवाइडेड द साइट फॉर बाइंडिंग टू पी प्लास्टोसाइनिन। इसी तरीके से फेराडॉक्सिन एक और प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है फ्रॉम द PS1, एंड दिस प्रोटीन इज आल्सो loosely bound to one of the minor protein of PS1 structure। और बाकी जो प्रोटीन्स हैं, माइनर प्रोटीन्स हैं, इनके डिटेल का अभी हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा हमें मालूम नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द प्लास्टोसाइनिन टू PS700 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ए नॉट के पास आते हैं। नॉट को कंसिडर किया जाता है कि ये भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही है। देन इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो A1 जो कि फाइलोक्यूलिन है, जिसको इन अदर वर्ड्स हम विटामिन K1 के नाम से भी जानते हैं, इसके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड देन दिस विल रिड्यूस द आयरन सल्फर सेंटर्स, और आयरन सल्फर सेंटर्स को यहाँ पे उन्होंने FeX से रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद जो है इन आयरन सल्फर से गुजरते हुए जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली वो फेरिडॉक्सिन जो है वो रिसीव करता है, जिसके बाद हम जानते हैं कि ये फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम FNR के पास चले जाएंगे, और वो फिर रिड्यूस करेगा NADP को NADPH के साथ। और इसी तरीके से जो प्रोसेस है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, वो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। Here is the organization of the photosynthetic electron transport system in the thylakoid membrane। Although जब हम Z स्कीम पढ़ेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में से एक लेक्चर है, तो उसमें आपको इसकी टोटल डिटेल हम इसी पे फोकस करेंगे कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो है एंट्री होती है और कहाँ से वो एग्जिट करते हैं, और किस तरीके से इनकी मूवमेंट जो है वो ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन जो है उसको क्रिएट करने का बायस है। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे और डिटेल से देखेंगे। ये डायग्राम दिखाने का मकसद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है कि फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो किस तरीके से एक दूसरे के बाद जो है वो एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो मौजूद है। सो यू कैन सी हियर कि सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो रिसीव करता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर वो PS2 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है क्यूनॉन के जरिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, एंड देन फिर प्लास्टोसाइनिन के जरिए फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और उसके बाद हमें एक और यहाँ पे फोर्थ कॉम्प्लेक्स भी नजर आ रहा है जो कि है कॉपलिंग फैक्टर, जिसको हम कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम इसको ATP सिंथेज के नाम से जानते हैं। और यही वो कॉपलिंग फैक्टर या ATP सिंथेज है जो कि ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन को यूटिलाइज करता है और ATP की प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि ये जो ओरिएंटेशन है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की, कॉम्प्लेक्स 1 इसको कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, इसको 4 कह लें, तो ये कॉम्प्लेक्स की ओरिएंटेशन जो है वो रैंडम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रिसाइज्ड और स्पेसिफिक मैनर के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ जो है स्पेस पे मौजूद हैं और स्पेसिफिक तरीके से ओरिएंटेड हैं इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और कुछ हिस्से जो हैं इनके वो स्ट्रोमा की तरफ ओरिएंटेड हैं, और ये जहाँ पे भी मौजूद होंगे इनके ये जो रीजन आपको इस टाइम स्ट्रोमा की तरफ ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, ये हमेशा स्ट्रोमा की तरफ ही ओरिएंटेड होंगे। इनकी जो अरेंजमेंट है वो रैंडम नहीं है। एंड सिमिलरली जो पोर्शन या जो हिस्से जो हैं इन तमाम कॉम्प्लेक्सेस के ओरिएंटेड हैं टुवर्ड द ल्यूमन ऑफ द थैलाकॉइड, वो भी हर जगह पे इसी तरीके से इसी स्पेसिफिक मैनर में हमें अरेंज्ड नजर आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइट अब्जॉर्बिंग एंटीना सिस्टम, अभी तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट में ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इस्तेमाल होंगे, वो उनके बारे में हमने देखा है।
अभी हम उन कॉम्प्लेक्स की बात करने जा रहे हैं जो कि लाइट को, जिनका काम है लाइट को अब्जॉर्ब करके एंड देन डिलीवर करना टू द रिएक्शन सेंटर। मीन्स कि ये वो हिस्सा है फोटो सिस्टम का जो कि जिनका काम सिर्फ लाइट को अब्जॉर्ब करके एंड देन आगे डिलीवर कर देना है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनका काम जो है सिर्फ लाइट को अब्जॉर्ब करके एंड देन सिंपली उसको नेक्स्ट डिलीवर कर देना है। इसमें बज़ाते खुद क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भी शामिल हो सकते हैं, इसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स भी हो सकते हैं और इसमें आप डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को भी देख सकते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में। यानी कि ये बहुत ही एक प्रिसाइज टाइप का एक मेथड है कि जिसके ज़रिए डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इसके सिस्टम के, वो डिफरेंट काम या लेबर ऑफ डिवीजन जो है इनमें मौजूद है। तो यहाँ पे भी जो मैं आपको अब डिटेल बताने वाली हूँ वो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ योर टीवी, आप जब एंटीना लगाते हैं तो वो सिग्नल्स को कैच करते हैं, देन उसको टीवी में जो है आप उसका डिस्प्ले देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिटेल अब हम आगे देखने जा रहे हैं, इनका काम है लाइट के फोटॉन्स को कैप्चर करना एंड देन उसको आगे डिलीवर कर देना। The antenna system of the different classes of the photosynthetic organisms are remarkably different. अगर हम देखें ना फोटोसिस्टम 1 एंड 2 को, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑलमोस्ट इनकी जो आप कह लें कंपोजिशन है ना वो सेम नजर आती है। बट जो इनके साथ एसोसिएटेड एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें अगर हम देखते हैं तो हमें एक बहुत ही आप कहने की वाइड रेंज की वैरायटी जो है वो नजर आती है। And the variety of the antenna complexes reflects the evolutionary adaptation to the diverse environments in which different organisms live, as well as the need in some organisms to balance the energy input to the two photosystems. Antenna systems function to deliver the energy efficiently to the reaction center with which they are associated. The size of the antenna system varies considerably in different organisms, ranging from a low of 20 to 30 bacteriochlorophylls per reaction center in some of the photosynthetic bacteria to generally 200 to 300 chlorophyll per reaction center in higher plants, to a few thousand of pigments per reaction center in some types of the algae and bacteria. The molecular structure of the antenna pigments are also quite diverse, although all of them are associated in some way with the photosynthetic membrane. The physical mechanism by which the excitation energy is conveyed from the chlorophyll that absorb the light to the reaction center is thought to be resonance transfer. By this mechanism, the excitation energy is transferred from one molecule to another by a non-radioactive process. इसकी इसको इस प्रोसेस को ये जो आप कह लें कि रेजोनेंस ट्रांसफर है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर बचपन में अगर आपने कोई गेम खेली हो कि जिसमें एक फोक को अगर आप ट्यून कर लेते हैं, स्ट्रक करते हैं और स्ट्रक करने के बाद उसमें मूवमेंट आती है, तो उसी उसी मूव करते हुए या आप कह लें कि स्ट्रक हुए हुए जो फोक है, उसको अगर आप उसके नज़दीक एक और फोक रखते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो उस फोक में भी मुंतकिल हो जाती हैं। वो जो एनर्जी है वाइब्रेशन के थ्रू वो दूसरे फोक में भी मुंतकिल हो जाती है। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। जस्ट लाइक दिस, जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी एनर्जी को बिल्कुल इसी रेजोनेंस एनर्जी की तरह ही एफिशिएंटली ट्यूनिंग फोक की तरह ही एफिशिएंटली जो है अपने से जो नेक्स्ट उनके मॉलिक्यूल्स है क्लोरोफिल के और जो नेक्स्ट रिएक्शन सेंटर है उनको ये अपनी एनर्जी जो है वो डिलीवर कर देते हैं। And energy transfer in the antenna complex is very efficient. Approximately देखा गया है कि 95 to 99% जो फोटोन अब्जॉर्ब करते हैं एंटीना पिगमेंट्स, they have their energy transferred to the reaction center where it can be used for the photochemistry. And there is an important difference between the energy transfer among pigments in the antenna and the electron transfer that occurs in the reaction center. ये energy transfer है, electron transfer नहीं है। इनका काम फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाना नहीं है। ये सिंपली जैसे आपको बताया ना कि एक फोक से जो वाइब्रेशन है वो दूसरे फोक में मुंतकिल हो जाती है, तो इसी तरीके से एनर्जी जो है वो एक एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में चली जाती है। इसके अंदर कोई फोटोकेमिकल इवेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो इट्स अ सिंपली और प्योरली फिजिकल फिनोमिनॉन
और कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या केमिकल चेंज इन मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। Here the diagram is showing the photosystem contains the antenna, the pigment molecules of the antenna complex and the reaction center. As I told you कि जो energy antenna के molecules absorb करते हैं वो resonance के जरिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और finally reaction center तक वो पहुंच जाती है energy। और यही एनर्जी फिर रिएक्शन सेंटर में फोटोकेमिकल इवेंट या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने का बाइस है। तो रिएक्शन सेंटर में फोटोकेमिकल इवेंट जो है या जिसको आप कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस। बट जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है उनका काम सिंपली रेजोनेंस के जरिए एनर्जी को ट्रांसफर करना है टू द रिएक्शन सेंटर। As I always suggested you that you must have go through the books from where the material has been collected. So these are the suggested readings: Hopkin, Introduction to Plant Physiology, and Plant Physiology by Thies and Ziegler. I have consulted different editions of Thies and Ziegler, and also some of the web essays are also recommended of the book Plant Physiology and Development for the further clarification of the topics.